What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें एडिटोरियल, पीआईबी और एक न्यूज़ का भी रिवीजन हम लोगों ने किया था। अब ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में देख लेते हैं। हमको सबसे पहले तो न्यूज़ एनालिसिस करना है, उसके बाद में रीजन करेंगे, उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 क्वेश्चन है। ओके, तो और जो मॉर्निंग वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पेज फर्स्ट पे ये न्यूज़ है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीक्स फंड फॉर द पेपर ट्रायल। देखिए क्या हुआ है, अभी बहुत टाइम से क्या चला आ रहा है, जब से यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आया तब से लेके अब तक बहुत सारी पार्टी, सबसे पहले तो मायावती जी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में अखिलेश यादव भी उनके साथ में आ गए थे जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ में आ गए। ये सब बोल रहे थे कि जो ये वोटिंग मशीन होती है वो ढंग से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो ये वोटिंग मशीन होती है उसको बोला गया था कि उसको पहले से ही इस तरीके से सेट किया गया कि कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट मिलेगी, इसीलिए बीजेपी इतनी लार्ज मेजोरिटी में उत्तर प्रदेश में जीत के आई है। तो ये इन लोगों का मानना था। पर लेकिन अब क्या माना जा रहा है कि जो ये वीवीपीएटी, ठीक है ना, तो ये जो मशीन होती है जिसको जिसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करो जिससे कि लोगों को पता रहे कि उन्होंने किसको वोट दिया है। जैसे ही आप लोग बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जिसको भी आप लोगों ने वोट दिया होगा उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा निकल के। आप लोगों का नाम वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए वोटिंग जो होती है वो सिक्योर होती है। आप लोगों का नाम थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, ओनली उसका उस पार्टी का नाम और सिंबल आएगा जिसको आपने वोट दिया है। ठीक है, अगर आपका नाम आएगा तो हमें पता लग जाएगा आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद में फिर पता है, मोहल्ले पड़ोस वाले सब जानते हैं कि आप किसको वोट दे के आए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वोटिंग राइट जो होता है वो सिक्योर होता है। तो ये वीवीपीएटी 6 लाख वीवीपीएटी लेने की बात कर रहे हैं 2000 जो 19 के इलेक्शन होने वाला है लोकसभा के। तो उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि नजीम जैदी जी हैं, उन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को बोला है कि जो फंड है वो रिलीज किया जाए जल्दी से। तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया, पेज फर्स्ट पे ये न्यूज थी। तो सबसे पहली तो बात यही होगी, देखिए जो होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसमें क्या होता है, मेथड होता है कि वेरीफाइड करने का कि आपने किसको वोट दिया है। ये इससे आपका पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आ जाएगा और वो आ जाएगा, मतलब आपका कंफर्मेशन के लिए होता है, एक तरीके से ये बोला जाएगा डायरेक्ट वे में। तो जो ये वीवीपीएटी होती है ये डायरेक्ट कनेक्टेड किससे रहती है, ये वोटिंग मशीन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो वोटिंग मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी, और इसके बाद में क्या होगा, वोटर इसको वेरीफाइड कर पाएगा कि उसने किसको वोट दिया है। और यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या इस पे शो होगा। एक तो सिंबल से होगा, एक नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब जिसको आप दे रहे हैं वोट, ठीक है, उसका नाम, आपका नाम नहीं। ठीक है, इट्स अलाउ द वोटर टू वेरीफाई द चॉइस, जिसको उसने दिया उसको वेरीफाई करने की बात हो रही है। तो एक आपके पास में स्लिप निकल के आएगी, ठीक है, वोटर व्यू की स्लिप निकल के आएगी। वो स्लिप आपको साथ में नहीं लेके जानी है, वो स्लिप वहीं पे एक बॉक्स कनेक्ट रहेगा, उस कनेक्ट में डालते हैं, और उस कोई बॉक्स रहेगा उसमें वहां पे डालते हैं, और जो बॉक्स होगा वो ऑथराइज्ड पर्सन को ही, मतलब ऐसी चीज होगा, ये नहीं कि कोई भी उसको ले सकता है। तो ये फंडा लगाने की बात चल रही है जिसके ऊपर हा हुल्ला हो रहा था, तो उसको रोका जा सके। ओके, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पीछे पास्ट में भी पूछे जा सके हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसी बॉडी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराने के लिए सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल। तो ये इसका एंटायर प्रोसेस जिसके हाथ में होता है, ये 4 तरीके के इलेक्शन कंडक्ट कराती है, इसको याद रखिएगा। इन्हीं को कंडक्ट कराते हैं, इसको याद रखिएगा, फिर से डबल रिपीट कर रहा हूँ, ये इसके अलावा नहीं कराते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला तो होता है पार्लियामेंट का इलेक्शन, जिसके थ्रू एमपी चुन के आते हैं। ओके, जो कि सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है लेजिस्लेटिव और द स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उनको ये कराते हैं। फिर होता है जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, तो पार्लियामेंट के कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कराते हैं, जितने भी इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। इसके अलावा जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो इसके अंडर में नहीं होते हैं। पंचायत के इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो जो पंजाब जो उसके वो होंगे तो उसको कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन, क्या लिख रहा हूँ मैं, ई बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर आई लिख रहा हूँ इलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा, इसी बहाने मैंने यहाँ पे ई को आई लिख दिया था। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के कराता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए ओरिजिनल जो था, जो ओरिजिनली बताया गया था कि ओनली 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसको बढ़ा के 2 इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 3 आदमियों की बॉडी बना दी फिर इसके बाद में। ठीक है, पर लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो एडिशनल किया गया था वो कब किया था, 16 अक्टूबर 1989 में किया गया था इसको, पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए किया गया था। ठीक है, फिर इसको क्या किया, फिर 19 मतलब 1990s में फिर इसको खत्म कर दिया, और फिर से इसके बाद में
3 साल बाद 1993 में फिर से ये ऐड कर दिया। तो तब से लेके अब तक का, अब वन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके साइड में वन एक यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो टोटल 3 मेंबर की अभी बॉडी हो गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो 6 ईयर है इसका क्या है, टेन्योर 6 ईयर है, 6 ईयर तक ये अपने पद पे रह सकते हैं, या फिर 65 साल, तो जोन सी भी पहली हो जाए, वो कोई सी भी हो सकती है इसमें से। तो ये भी कंडीशन कई बार बहुत ली जाती है। नॉर्मली जो रहता है, हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन जो होता है 5 साल में होते हैं, तो 5 साल हमारे माइंड में बना रहता है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं, उनको लिख लीजिएगा जिसपे 6 ईयर होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कमिश्नर का भी 6 ईयर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे फंड की बात हो रही है, तो थोड़ी फंड की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो फंड होता है नॉर्मली, पहले तो सैलरी की बात हो गई, ठीक है ना। जो सैलरी होती है और जो भी इनको स्टेटस दिया जाता है, वो एक बार अगर ये अपनी पोजीशन पे चले गए, तो फिर उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंसी बनाए रखनी होती है। अगर इनकी कल, अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट पे चला गया और उसको गवर्नमेंट बोलने लगी कि मैं तेरी, अगर तुम्हारी सैलरी अभी मान लीजिए कितनी है, 1 लाख के करीब है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बोलने लगी कि हमारा फेवर करना, वरना सैलरी घटा के 50,000 कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इनकी इंडिपेंडेंसी बनाने के लिए फिक्स कर दिया जाता है स्टार्टिंग में। और देखिए, इनको कोई हटा नहीं सकता है नॉर्मल तरीके से। इनको इम्पीचमेंट तो खैर वर्ड नहीं यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड यूज इम्पीचमेंट ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है। यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है, ठीक है। ये याद रखेगा। तो इसको नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए इम्पीचमेंट बोल देते हैं। तो इम्पीचमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी यूज करते हैं। तो जो स्पेशल मेजोरिटी यूज करते हैं, आपको बताना है कि कितनी उसमें मतलब टोटल वोट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, या 1/10 होनी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ओके, और दूसरी बात और ये देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट से उठाई है मैंने, ठीक है। तो ऑथेंटिक सारी इन्फॉर्मेशन है, विकीपीडिया से भी नहीं उठाई है, बिल्कुल वेबसाइट से उठाई थी इलेक्शन कमिश्नर की। तो यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है कि जो भी इलेक्शन का एक्सपेंडिचर होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं, उसको तो कंप्लीटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। पर लेकिन जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, उनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, उनका एक्सपेंडिचर शेयर किया जाता है, शेयर इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए इसको, इस इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से सुनिए, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए, अगर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका एक्सपेंडिचर एंटायरली यूनियन गवर्नमेंट देगी। और जो ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका एंटायर जो उसका एंटायर एक्सपेंडिचर होगा, वो स्टेट कंसर्न जिसके इलेक्शन हो रहा है वो देगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो रखनी है याद आप लोगों को। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के साथ में स्टेट के भी इलेक्शन करा देना, अलग अलग इलेक्शन ना कराना, क्योंकि इलेक्शन ऐसा लगा रहता है महाभारत चल रहा है। हर साल 1 2 3 4 स्टेटों के इलेक्शन खड़े रहते हैं सर पे आए, ठीक है। तो इसीलिए उसको साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है, बहुत बार इस पर डिबेट भी हो चुका है। अगर उस तरीके से इलेक्शन होता है, तो दोनों 50-50% इक्वली एक्सपेंडिचर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे भी गलती हो गई, तो आप लोगों को अब याद रहेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो जो अलग अलग हो रहा है, तो उनको दोनों को अलग अलग रखना है। अगर जैसे कि अभी हो रहा है, तो फिलहाल अलग अलग शेयर करते हैं, पर लेकिन अगर साइमल्टेनियस होने लगे फ्यूचर में, तो दोनों 50-50% शेयर करेंगे। और वही सब चीजें, इक्विपमेंट चाहिए, जैसे यही अभी वीवीपीएटी चाहिए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोल वो बनाना है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, वो सारे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये आर्टिकल थे यहाँ पे। ये साइक्लोन के बारे में है, साइक्लोन मारुथा उड़ीसा कोस्ट पे आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया उड़ीसा कोस्ट, ये साइक्लोन हो गया जो घूम घूम के आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो पारादीप भी यहाँ पे एक पोर्ट है उड़ीसा में, इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो इस वाले कोस्ट पे आ रहा है, फिर यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पहुंचेगा, म्यांमार पहुंचेगा ये। ओके, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा साइक्लोन का। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। साइक्लोन के जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, वर्ल्ड की कंट्रियों के एरिया में, इसके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन फिनोमिना वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हुरिकेन। नाम याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ। साइक्लोन यहाँ पे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ, तो इसको साइक्लोन बोलेंगे यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में इसका एक लोकल नाम है, जिसको बोलते हैं विली विली। याद रखिएगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, विली विली। टोर्नेडो इसको यहाँ पे बोलते हैं, इस वाले एरिया में, टोर्नीडो। और एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया, सारे मैं ही बताऊं क्या। एक यहाँ पे बताइए, इसको इस वाले एरिया में क्या बोलते हैं, टी से नाम बनता है, हालांकि पता चल गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए याद रखना है, ये साइक्लोन ही है इनका, यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं, यहाँ पे ये हुरिकेन्स बोल देते हैं, यहाँ पे विली विली बोल देते हैं, यहाँ पे टोर्नेडो बोल देते हैं, और यहाँ पे टी बोल देते हैं। अब ये टी क्या है नहीं बताऊंगा, बताइए इसको कमेंट बॉक्स में।
पेज 5 पे ये न्यूज़ है, पेज 5 पे न्यूज़ है केरला से रिलेटेड। केरला में प्रिकॉशंस की बात चल रही है कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड। कम्युनिकेबल वे डिजीज होती हैं जो कि एक बहुत आराम से एक दूसरे को लग जाती हैं। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, नजला जुकाम जिसको बोलते हैं हम। आराम से अगर किसी आदमी के पास में आप रह रहे हैं जिसको नजला जुकाम हो रखा है तो वो आपको लग जाएगी, तो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। और वैसे अगर कोई जैसे कैंसर वगैरह हो गया या फिर कोई भी इस तरीके की डिजीज हो रही है, वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, बोलना। तो नॉर्मली बोलने से या फिर उसके कॉन्टेक्ट में आने से अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी H1 के बारे में और डेंगू और मलेरियन के बारे में आगे बताऊंगा। H1N1 देखिए, ये जो पिक के थ्रू होता है, पहले भी मैंने कल परसों आप लोगों को पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो पिक के थ्रू ये लगता है, आदमियों से पहुंचता है, फिर आदमियों से आदमियों में पहुंच जाता है, ठीक है ना, दूसरे आदमियों में। तो इसको याद रखेगा, H1N1 पिक के थ्रू होता है। अब मलेरिया और डेंगू की इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी आप लोगों को। ये देखिए, जो मलेरिया होता है और वो डेंगू होता है, तो दोनों के बारे में तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं मच्छरों के द्वारा जनित बीमारियां कौन सी है। मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया जिसने महामारी मचा रखी थी, ठीक है, और वेस्ट नाइल वायरस हो गया। तो ये सारे मच्छरों के द्वारा होते हैं। अब इसमें ये दो चीजें हो गई, एक तो मलेरिया की बात करें, दूसरा डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया और ये लिम्फोटिक फ्लेरीज, ये वाली बीमारी होगी, ये एंडीज मॉस्किटो के द्वारा होती है, ठीक है ना। प्रेग्नेंट फीमेल होती है, यहाँ पे भी सेम है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है। डिफरेंस क्या है, ये नाइट में होता है, ये दिन में होता है, ठीक है। ये क्या है, एनोफेलीज। तो ये भी एनोफिलीज मच्छरों की जाती है, ये नाइट में काम करती है। और ये जो एंडीज मॉस्किटो है, ये भी फीमेल की है, प्रेग्नेंट होती है, ये दिन में काम करती है। तो ये देखिए कुछ इनमें मतलब एक पॉइंट में देखिए क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ये देखिए लोकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो लोकेशन ये वाली रूरल एरिया में होती है, ठीक है ना। ये गाँव वाला मच्छर है भैया, ठीक है। और ये अर्बन मच्छर है, तो याद रखिएगा। इसलिए अगर किसी को मलेरिया हो रहा है तो वो गाँव में होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम चांसेस यही है। और जो डेंगू होता है वो मैक्सिमम शहरों में होता है। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट खा पी के बड़े होने वाला मच्छर है। देख लीजिए, वैसे भी मशीन के जैसे लग रहे हैं इसके हाथ पैर, और ये वाला नॉर्मल लग रहा है कि गाँव का है, ठीक है। तो बस यही है, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा इससे रिलेटेड। दोनों वाटर में ही होते हैं, वो तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो इनके नाम याद रखिएगा। एक तो कौन कौन सी बीमारी होती है, ये प्रेग्नेंट रहती हैं दोनों, और ऊपर से दोनों नाइट और डे का याद रख सकते हैं। रूरल अर्बन वाला भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, वरना छोड़िएगा, वरना ये ऊपर वाले तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड द इंसेक्टस डिसीज, तो वहां से इन्फॉर्मेशन उठाई गई है, ओके। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। वर्ल्ड योगा डे लखनऊ में सेलिब्रेट हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी योगा डे बनाएंगे। इसको याद रख सकते हैं आप। योगी आदित्यनाथ जी कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी है। तो योगा अब उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। पहले जो इसको कहीं और बनाने की बात चल रही थी, अब इसको यूपी में डिसाइड कर लिया है कि यूपी में लखनऊ, जो कि कैपिटल है यूपी की, अब वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। लास्ट टाइम कहाँ पे किया गया था, आपके लिए क्वेश्चन है, लास्ट टाइम कहाँ पे किया गया था। बहुत ही प्यारी सी सिटी है, मतलब आप फेवरेट सिटी बोल सकते हैं हर एक आदमी की। तो बहुत ही अच्छी सिटी है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि बहुत सारे बंदे समझ भी गए होंगे। तो आगे चलिए, आगे देखिए क्या नाम है। ये है आयुष मिनिस्ट्री, जो कि मैं पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आयुष मिनिस्ट्री अभी बनाई गई थी हाल में। तो आयुष मिनिस्ट्री इसको प्रपोज करती है कि कहाँ पे बनना है, कहाँ पे नहीं बनता है। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा जाता है, फिर वहां से कंफर्मेशन आके ये आता है कि हाँ इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, चलिए ये भी बताइए, ठीक है। आगे दो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, बताइए कौन सी डेट है। ठीक है, चलिए ये भी बता देता हूँ, जून है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स भरिए। आगे होगा तो याद याद करवा दूंगा सारी चीजें, ऐसी टेंशन मत लो, खेल खेल में बदल देंगे दुनिया। पेज 11 पे न्यूज है, ईरान साइलेंस ऑन द जाधव। जाधव जी के केस पे ईरान साइलेंट है। तो साइलेंट क्यों है भैया, साइलेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, ईरान चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ में ठीक ठाक रिलेशन बना के रखे। एक तो दोनों की बाउंड्री मिलती है, ठीक है। चाबहार पोर्ट हो गया, इंडिया वाले डेवलप कर रहे हैं। गवादर पोर्ट हो गया, पाकिस्तान में चाइना वाले डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉरिडोर होके जा रहा है। तो जो हमारे जादव जी हैं उनको यहाँ से पकड़ा गया है। तो यहाँ से पकड़ाया गया, तो ईरान से बोला गया कि हमारे साथ में आप लोग बताइए कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। तो ईरान साइलेंट है। तो ईरान के साइलेंट होने के कई रीजन है। सबसे बड़ी क्या रीजन है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया हो गई या सऊदी अरेबिया हो गई, यूएई हो गई, उनके साथ में इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, उसकी वजह से ही हो रहा है जिनके ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। तो इसी वजह से जो शिया सुन्नी वाला इशू रहता है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीजें मैं, ठीक है। तो ये वाली जो कंट्री है, ये वाली कंट्री के ईरान के साथ में इसीलिए रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब P5+1
जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था, जर्मनी होती है +1, उन्होंने सेंसर लगाए थे ईरान के ऊपर। उस टाइम पे भी इंडिया ने इनसे ऑयल खरीदना जारी रखा था। पर लेकिन अगर चाइना के कंपेयर में देखें तो हम कम ऑयल खरीद रहे थे इनसे, चाइना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चाइना के ऊपर यूएसए से थोड़ी ना मतलब है। यूएसए चाइना के ऊपर थोड़ी ना कोई सैंक्शन अपोज कर सकता है या फिर चाइना को थोड़ी ना रोक सकता है। इंडिया के ऊपर थोड़ा दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है थोड़ी सी डिपेंडेंट यूएसए के ऊपर रहती है, उसके साथ में थोड़ा रिलेशन अच्छे बना सकती है। पर चाइना के भरपूर रिलेशन थे उसके साथ में, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, कि वो सोच रहा हो कि अगर चाइना के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे, चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है यहाँ पे, और क्यों पाकिस्तान के साथ में इसलिए रिलेशन अच्छे बना के रखे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना आज की डेट में लंगोटिया यार हो चुके हैं। तो उन केस को देखते हुए भी चुप रह सकता है। और दूसरी बात यही हो गई जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, अरब जो कंट्री है उनके साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, जो हमने कई बार आप लोगों को मैप में भी दिखा चुका हूँ मैं, अरब वाला एरिया। अच्छा क्या कह रहे हैं, फिर से देखना, रुक जाइए, वेयर इज माई मैप, वेयर इज माई मैप। तो ये वाला एरिया हो गया, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये वाला नहीं, ये वाला कर्सर गुम हो जाता है। तो ये वाला एरिया हो गया यहाँ पे। तो इस वाले एरिया के साथ में अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे हो गया सऊदी अरेबिया, कर्सर, सऊदी अरेबिया हो गया, ये हो गया यहाँ पे इराक, ये हो गया यमन, ओमान हो गया, ये यहाँ वाले एरिया हम लोगों ने देखा था, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। ये हॉर्न देखिए, ये सींग के जैसी इसकी आकृति बनी हुई है, इसलिए इसको हॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। सींग जो होता है, बैलों का सींग आप लोगों ने देखा होगा, तो इसीलिए इसको हॉर्न बोलते हैं। क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने ये, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या था। तो इसीलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की एक बात और आती है निकल के, देखिए इंडिया ने क्या बोला था कि हम छाबार पोर्ट से, मतलब आगे इंटरनल, आगे बहुत सारी कनेक्टिविटी बनाने की बात चल रही है, अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पे कनेक्ट करने की बात चल रहे हैं, ऊपर भी फिर ऊपर कनेक्ट करने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, और ऊपर से सिक्योरिटी वाला जो इशू इनके साथ में चल रहा था, कि एक सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन की एक मतलब अच्छे लेवल पे रिलेशन बना के साथ में इनके साथ में चलने हैं। तो उन सब चीजों को भी देखते हुए देखा जा रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस तरीके से काम चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है, आगे देखिए, हो सकता है इसके ऊपर एडिटोरियल भी आए, तो फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको दबा के। देखिए ये चाइना और नेपाल के साथ में एक्सरसाइज होने वाली है, इसका नाम याद रखिएगा, सागर मत्था फ्रेंडशिप 2017, ये इसका नाम है। और सागर मत्था यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को भी बोलते हैं, आपको पता होगा। हाइट पता है उसकी कितनी है? 8,000 समथिंग है, 8,000 समथिंग। बताइएगा वो समथिंग में बताइएगा इस समथिंग में क्या भरूं मैं, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, इसको नेपाल में सागरमत्था भी बोला जाता है। तो देखिए बोला क्या गया है, ये बोला गया कि ये जो कर रहे हैं हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। अगर देखिए एक लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेम वही कंडीशन इंडिया और इसके बीच में चलती है, ठीक है ना। ये हो गया लड़का और ये हो गई लड़की। अगर ये अपने किसी बॉयफ्रेंड, मतलब कोई लड़के फ्रेंड से मिलती है, तो लड़के को चिड़न होती है, कहता है तुम्हारा लड़का इतना पक्का यार कैसे बन गया। इसी तरीके से लड़की का रहता है, अगर ये किसी लड़की से मिलता है जो कि इसकी फ्रेंड है, तो इसको चिड़न होती है। तो काइंड ऑफ रिलेशन इन दोनों के बीच में रहता है। बोलने वाली बात ऊपर ऊपर से है कि हाँ ठीक है भैया कर लो एक्सरसाइज, पर लेकिन बात वही रहती है कि चिड़न तो कहीं ना कहीं यही है, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन बाद में निकल के आता है। तो इसलिए अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन रखे, ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन की जरूरत ना है बीच में। ट्रस्ट सबसे अच्छी चीज़ है यार, अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट है ना, उससे बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं। तो ट्रस्ट से बनाए रखे और हमेशा एक दूसरे के साथ में सच्चाई बोले, सच्चाई में बहुत ताकत है यार, कोई नहीं हरा सकता उसको। तो देखिए ऊपर से अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका अमेंडमेंट बीरबल की खिचड़ी बन चुका है, पता नहीं कितने दिनों से चला हुआ रहा है, आज तक ये खिचड़ी पकी नहीं है। पिछले मैंने बताया था कि 7 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, 7 बार। तो हम ये कहते हैं कि 7 बार तो मर के फिर से आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, पर लेकिन ये अब तक नहीं सुधरे हैं, इनका फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन चला हुआ रहा है। पेज 12 पे ये न्यूज है, इरोडगन, मतलब जो ये अभी रेफरेंडम की बात चल रही थी, वहां पे सुनने में आ रहा है कि लगभग जीत चुके हैं ये यहाँ पे। तो बात क्या चल रही है, मैंने मॉर्निंग में इसके पूरा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था, बकायदा टर्की का मैप भी दिखाया था, ये देखिए कितना खुचड़ पुचड़ हम लोगों ने किया था मॉर्निंग में। तो ये पूरा घुच हम लोगों ने हम लोगों ने मॉर्निंग में किया था। ये क्या कंडीशन थी, ये वही कंडीशन थी कि टर्की में देखिए रेफरेंडम होने जा रहा था, रेफरेंडम की वजह से यहाँ पे इनको बहुत सारी पावर मिल जा रही थी, जिसकी वजह से आगे आने वाली टर्म्स भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट की टर्म्स भी बढ़ जाएगी। ऊपर से जो मेन मुद्दा था वो क्या था, देखिए यहाँ से रिफ्यूजी जाते हैं इस वाले एरिया में, कहाँ पे होते हुए जाते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाते हैं इस वाले एरिया में। तो इन रिफ्यूजी के ऊपर बात चल रही थी कि इन रिफ्यूजियों को रोका जाए किसी भी तरीके से। तो तुर्की ने बोला था कि हम इसको रोक लेंगे, पर उसके लिए हमको आपको हमको खोका देना पड़ेगा, मतलब रोकड़ा देना पड़ेगा। तो ये इसको अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, पावर बढ़ाने वाली बात आ गई, तो वही बात आ गई कि ये बोले कि अब यहाँ पे कंपेन चला रहे थे अपने उसका, ये रेफरेंडम वाला कि हम जीते हैं ऐसा करके।
तो वो नहीं है अब की बार मोदी सरकार, तो ये बोल रहे थे यहाँ पे अब की बार हमारी सरकार, पर लेकिन जो यूरोप वाले थे उन्होंने बोला भैया अपनी सरकार अपने देश में चलाओ, यहाँ अपनी सरकार मत चलाओ, यहाँ हमारी सरकार चलने दो। तो उन्होंने मना कर दिया, इसने बोला ठीक है अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो जो बाढ़ हमारे बॉर्डर पे रखी हुई है, जो चाहते हैं कि हम यूरोप में घुसें, हम उस बांध को हटा देते हैं, और बांध हटाएंगे जैसे ही हम, तो यहाँ से भाग के सब आपकी कंट्री में घुसेंगे, फिर हमको मत बोलना। तो ऐसे कुछ रिलेशन इनके अब खराब होते जा रहे हैं। देखिए अब आने वाले टाइम में क्या होता है। एडिटोरियल आने ही वाला है, कल या परसों में पक्का एडिटोरियल आएगा, कंफर्म है इस चीज़ का। ओके, तब और अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इंडियन रेलवे की बात चल रही है यहाँ पे, आप लोगों को पेज 13 पे न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि अब की बार जो रेलवे बजट है वो हमारे नॉर्मल बजट के साथ में मर्ज कर दिया गया था। इस पे ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। अकवर्थ कमेटी की भी हम लोगों ने जिक्र किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस कमेटी के बेस पे ही ये इसको अलग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो इनका पूरा डेडिकेशन होता था, इनका पूरा डेडिकेशन होता है रेलवे के ऊपर, तो रेलवे बजट नॉर्मल बजट से ज़्यादा था। तो इसलिए अकवर्थ कमेटी जो सेट हुई थी उसने बोला था भैया इसको अलग कर दो रेलवे बजट को, तो तब से अलग हो रहा था और तब तक हम झेलते हुए आ रहे थे इसको। पर लेकिन अब गवर्नमेंट ने देखा कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद में पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात चलने लगी यहाँ पे, क्योंकि अब एक नॉर्मल डिपार्टमेंट बन चुका है ये, ठीक है ना, ऐसे एक नॉर्मल मिनिस्ट्री बन चुका है, जो कि पहले इसका अलग बजट था, अब अलग बजट नहीं है। तो इसीलिए इसके अब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए पार्टनरशिप करने की बात चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और डेडिकेटेड ट्रेन चलाने की बात चल रही है अलग अलग एरिया में। ये IR इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, इंडियन इंडियन रेलवे है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए डोमेस्टिक लेवल पे और द इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट है उनकी फैसिलिटी बढ़ाने की बात चल रही है। ऑल इनकम को मतलब एक तरीके से मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मतलब सब लेवल के एक ही उसमें रहें और उनको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। वही है कि देखिए टूरिज्म बहुत ही डिपेंडेंट करता है इन सब चीज़ों के ऊपर कि किस तरह की फैसिलिटी उस कंट्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस तरह की फैसिलिटी होती है आप खुद देख लीजिए। अगर आप कहीं पे घूमने की बात करें तो आप दिल्ली में आज की डेट में अगर मेट्रो हटा दे तो कोई दिल्ली में घुसना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो कैटरिंग पॉलिसी के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था। अभी इन्होंने क्या किया, अब तक जो कैटरिंग का काम था ये क्या कर रखे थे, कैटरिंग जो खाना वाना प्रोवाइड कराते हैं, जो IRCTC है इनकी जो कंप्लीट जो कंपनी है वो क्या करती थी, पहले प्राइवेट कंपनीज को फॉलो करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट को अब खुद फॉलो करना इसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। हमने जिक्र भी किया था कि कुछ परसेंट इसमें क्या करा था, लगभग 33% वुमेन के लिए दिया गया था, जो कि छोटी छोटी कैटरिंग वाली फैसिलिटी होती है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब इसके आस्था सर्किट बनाने की बात चल रही है, और स्टेट तीर्थ ट्रेन चलाने की बात चल रही है, मतलब स्टेट टू स्टेट तीर्थ ट्रेन, जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं उनकी बात चल रही है ये। आस्था, आप जिस चीज़ों में आस्था रखते हैं तो उससे भी रिलेटेड ट्रेन चलाई जाएगी। तो वही है कि पिलग्रिमेज जितने भी एरिया हैं, जितने भी रिलीजन से रिलेटेड उनको कनेक्ट करने की बात चल रही है। क्यों कनेक्ट करने की बात चल रही है उसको अगर आप समझे तो समझ सकते हैं कि इंडिया में इस चीज़ का बहुत ही स्कोप है, ठीक है। स्कोप किस लिए, स्कोप इसलिए कि इंडिया एक बहुत ही रिलीजियस कंट्री है। तो हर एक आदमी यहाँ पे रिलीजन को फॉलो करके चलता है, और रिलीजन को फॉलो नहीं करता, डरता है रिलीजन से। भगवान को दोस्त नहीं मानता है, भगवान को ये मानता है गलत काम कर दी तो भगवान मेरी पिटाई करेगा, मेरे साथ में कुछ गलत कर देगा। तो मूवी भी थी वही परेश रावल जी की, मूवी कौन सी थी, नाम ही नाम लिखेगा। वन ऑफ द फेवरेट मूवी है यार मेरी वो। कौन सी मूवी है, याद आ रहा है? नहीं आया अभी नाम याद? ओ माय गॉड, आपको अब तक नाम याद नहीं आया? जी हाँ, ओह माय गॉड ये उसका नाम, ठीक है। अच्छी मूवी है यार, देखिएगा कभी टाइम लगे तो। तो मतलब उस तरीके से थोड़ा अपने आप को क्रिटिकल बनाओ यार। देखो रिलीजन के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, इनको गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर लेकिन उनको अपने सर पे चढ़ा के सोसाइटी में दंगा फसाद कर देना, वो कहाँ तक जायज़ है? तो आप लोग खुद सोचिएगा उसके ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। ये आर्टिकल है पेज 14 पे है। पेज 40 पे है एनर्जी गोइंग वेयर द विंड ब्लो। तो विंड एनर्जी की बात चल रही है। पहले जो हमारा टारगेट था, अब अच्छा खासा टारगेट हम लोग बना रहे हैं। पहले जो था बहुत ही कम रहता था, तो ये क्या करें 5 गीगावाट मार्क को भी क्रॉस कर गया है। जो टारगेट था वो 6 गीगावाट था। तो अब देखिए इतना खासा हो गया है। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और अदर। तो ये परसेंटेज के बेस पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रपोर्शन होता है। तो ये इनकी यहाँ पे दे रखी है 19% हो गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पहले 32 है भाई साहब, ठीक है। तमिलनाडु 19%, महाराष्ट्र 14%, गुजरात। चलिए आज चलिए इतना ही तापिए, इधर देख लो। तो देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी पावर स्टेशन, ठीक है ना। तो ये इतना है, देखिए यहाँ पे थर्मल का इतना है, विंड का इतना है, हाइड्रो का इतना है, अदर इतना है, न्यूक्लियर का इतना है। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा अच्छे वे में इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडियन पावर जनरेशन मिक्स की बात चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये हो गया टोटल, ये हाइड्रो का हो गया, सोलर का हो गया। सोलर का 29 है, विंड का इससे ज्यादा है, याद रखिएगा इसको। विंड एनर्जी सोलर एनर्जी से ज्यादा है, जी हाँ। फिर यहाँ पे बायो हो गया, और फिर ये हो गया हाइड्रो। तो सबसे ज्यादा है विंड, दूसरे नंबर पे सोलर, तीसरे पे बायो, और चौथे पे हाइड्रो। तो विंड सोलर ये सारी पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार। तो यहाँ पे दे रखा है देखिए डीजल ये वगैरह हो गया, हाइड्रो कोल के द्वारा ये की जाती है, न्यूक्लियर के द्वारा ओनली 3% की जाती है।
9%। तो इनके ऊपर नीचे करने के लिए आ जाती है कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। तो इसको देख लीजिएगा, सारी पिक्चरें सारी आपके सामने रख दी है यहाँ पे खोल के, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। पेज 16 की न्यूज है, साई प्रणीत ये जीत गए हैं, किसको जीत गए, सिंगापुर ओपन को। ये इनका मेडन फर्स्ट टाइम ओपन था जिन्होंने इसको हराया। सबसे अच्छी चीज लग रही है इन्होंने हराया के श्रीकांत को। तो अच्छे वाली चीज देखने में क्या लग रही है यहाँ पे, दोनों के कंधों पे तिरंगा है, ठीक है। तो दोनों इंडियन थे आमने सामने। तो पहले भी हरा चुके हैं हालांकि कई बार इनको ये, पर लेकिन आप लोगों को याद रखना क्योंकि मेडन था इनका ये, ओके। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन का टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कम बोलो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना ज्यादा बोलो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब 3 इंडियन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। तो 14th सेशन था ये जब डाला गया इसको। कौन कौन सी है, चंडीगढ़, जिसको अभी चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ मैग्निफिकेंट ये है, कैप्टोल कॉम्प्लेक्स, तो कैप्टोल कॉम्प्लेक्स है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया। तो सीधा सा फंडा बनता है, बनाया किसने था ये, तो जिस इंसान का बनाया था हमने इस इंसान को इस पट्टी के नीचे छुपा दिया है। तो आपको इनको निकालना है इस पट्टी के नीचे से, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाली हो गई। तो फर्स्ट वाली देखिए, ये जो नाम यहाँ पे छिपाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने, बोल दूं, चंडीगढ़ को आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट इनको। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि इनका नाम मैंने ले दिया है यहाँ पे। और दूसरे वाली ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो जहां तक मुझे उम्मीद है वो इसी से ही पूछा जाएगा। कंचनजुंगा, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सिक्किम में पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये मिक्स साइट है, इसको याद रखिएगा। मिक्स है भैया, ये मिक्स कहाँ कहाँ से मिक्स है, इसमें दही और चटनी दोनों मिलाया गया है, ठीक है, इसलिए मिक्स बन गई है। हाँ खा लो, आ गया मुंह में पानी। ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स साइट क्या है ये, यहाँ पे इकोलॉजिकल और बुद्धिज्म, मतलब इन्वायरमेंटल और रिलीजियस दोनों चीजें पाई जाती हैं, जिसके बेस पे इसको मिक्स्ड साइट बोला गया है। और टोटल इंडिया में 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 27 कल्चरल है, कल्चरल जैसे कि बुद्धिज्म वगैरह ये सब चीजें, नेचुरल जैसे कि इकोलॉजिकल वगैरह, और मिक्स जैसे कि दोनों को मिला दे। तो दोनों को मिलाने वाली कौन सी है, ये वाली है। तो इसका नाम तो रट लो, खा लो, पी लो, जो भी करना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो जहां तक उम्मीद है वो इसी से आएगा। मिक्स साइट है, क्या है, फलाना ढिमकाना, इसी तरह की चीजें पूछी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई, वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक है ये। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ गया भैया, हाँ सही है, पकड़े हैं। नाम बताइएगा फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो वर्ल्ड थर्ड हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड बताइए फिर कहाँ पे है। और देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बोला ये, कुछ सोच समझ के बोला है। इसमें एंडेमिक, रेयर और थ्रेटन प्लांट, एनिमल और स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुस्क डियर है, ये स्नो लिपर्ड है, और ये हिमालय थार है। तो ये तीनों स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि इंडेंजर, आप लोग बोल सकते हैं कि एंडेमिक है, थ्रेटन है, या फिर रेयर स्पीसीज है। तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर हालत में, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा आपका, मॉर्निंग वाला आंसर भी मिल जाएगा। यूके कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यूके का रीजन पूछ रहा है, इसको आप मैं मैप के थ्रू, पहले तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछो तो उसको थोड़ा वहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिखिए नीचे, और उसके बाद में आगे चलिए, क्योंकि मैं आंसर आपको यहीं पे एकदम साथ में ही बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूके बोलते हैं उसको, फॉलोइंग कौन कौन से रीजन आते हैं। तो ग्रीनलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, और ये स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन बोलते हैं स्कैंडिनेवियन, ठीक है। अब इसने मेरे से पंगा ले लिया है, अब इसको बताऊंगा मैं क्या है, क्या स्कैंडिनेवियन। अब देख लो इसको, इसकी तो ऐसी तैसी, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, स्कैंडिनेवियन ये वाली है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन, नॉर्वे हो गया, स्वीडन और फिनलैंड, इन कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है, ओके। तो याद रखिएगा इसको। तो अब क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा यूके का पार्ट है, ठीक है। तो यूके का पार्ट कौन सा है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन आता है, नॉर्थ आयरलैंड, पहले बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। स्कॉटलैंड जो कि बाहर निकलने की बात कर रहा है, वेल्स आता है, और इंग्लैंड आता है। इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। इन तीनों पार्ट को अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, और यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है अगर नॉर्थ इंग्लैंड को इसके साथ में, आयरलैंड को इसके साथ में जोड़ दे। और ब्रिटिश आइलैंड बोला जाता है इनको सबको, ब्रिटिश इसलिस भी बोलते हैं यहाँ पे, आयरलैंड आप लोग कह सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे। तो यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड आप बोल सकते हैं, वेल्स हो गया, और इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो अब तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे,
यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनलैंड का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ग्रीनलैंड ऊपर पड़ जाता है मैप में, देखिएगा कहाँ पे पड़ता है। और ये क्या हो गया, स्कैंडिनेवियन, फिर हो गया काम। तो ये वाला आप लोगों को अभी दिखाया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अभी अभी माइंड में आया है। ग्रीनलैंड ये बताइएगा किस कंट्री की टेरिटरी है, किस कंट्री के अंडर में ग्रीनलैंड आता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसका वर्चस्व है, किसकी संप्रभुता है इसके ऊपर, ओके। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लीग ऑफ नेशन जो कि फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, 1920 में। ऐसा क्या हो गया भैया 1920 में, वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पर लगभग खत्म हुई थी आगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में लीग ऑफ नेशन होता है पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड की, जिसके कारण सोच रहे थे कि फिर से वर्ल्ड वार स्टार्ट ना हो जाए भाई, पर लेकिन हुआ वही जो सोच रहे थे, फिर से वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी बाद में जाके। तो देखिए क्या था फर्स्ट, ये पूछा जाए इनकरेक्ट, ये भी देख लीजिएगा। ये कह रहा है इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज प्रिंसिपल मिशन वाज टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। सही है गलत, सही है भैया, पर इसके हिसाब से गलत पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट एम्ड एट द कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट, ये भी सही है क्योंकि पहले इतना ज्यादा हल्ला हुआ हो चुका था, तो कोई नॉर्मल सी बात है कि इस तरह की चीजें साइड में रखनी पड़ेगी, ठीक है। यूएसए डिड नॉट ज्वाइन, ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कहीं पे भी इसको कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, उसने ज्वाइन नहीं किया था। अब आंसर बच गया डी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थोड़ी ना, सबके लिए था। तो एक दो चीजें जो है यहाँ पे याद रखिएगा ये बहुत अच्छे से। एक तो ये वाली चीज, मतलब यही वाली चीज मैंने एक तो याद रखनी है जो आपको, कि यूएसए पार्ट नहीं था, यूएसए डिड नॉट ज्वाइन द लीग। क्योंकि देखिए अगर इस तरह की चीजें बनी और यूएसए नहीं है तो उसमें एक सोचने वाली बात होती है, तो इसलिए इस पे आप लोग कहीं भी चकमा खा सकते हैं, तो आप लोग इसको कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको क्लियर, इसके मतलब क्लियर रखिएगा इसको माइंड में। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे हैं कि इंफ्रारेड साउंड क्या होती है। पहले तो आप इसकी रेंज जान लीजिए, ये 20K से नीचे होती है, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज इसको बोला जाता है। ये नेचुरल और मैनमेड एक्टिविटी दोनों के द्वारा निकलती है। अर्थक्वेक में निकलती है, एवलांचे में निकलती है, सुनामी में भी 2 बार इसको ट्रेस किया गया है, वोल्केनोज में भी निकलती है, डीजल इंजन या बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है उनमें निकलती है, और ओरेराइज में भी निकलती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसमें निकलती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, 1-2 बार इसको देख लिया कीजिए, थोड़ा याद हो जाता है। तो मैनमेड और उसमें दोनों में निकलती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। इक्वल वेज फॉर मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी में याद आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पे। जब ड्यूटी है तो फिर इस तरीके के प्रोविजन थोड़ी ना इसमें होंगे यार, ठीक है ना। यहाँ तो हमारी ड्यूटी है, यहाँ पे ये लिखा है हमको क्या करना है, यहाँ पे ये नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे राइट्स नहीं है, हमको हमको काम करना है यहाँ पे, मतलब देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटीज है। तो वो है, तो यहाँ पे तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता इस तरीके की चीजें का कि यहाँ पे प्रोविजन होगा हमारे लिए इक्वल पे इक्वल वर्क का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, स्टेट के अंडर में आते हैं ये। तो इनका बनता है यहाँ पे कि स्टेट प्रोवाइड कराएगी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, वो सारी स्टेट के अंडर में आ गई यहाँ पे। और इसी के बेस पे ये इक्वल रेन्यूमिनेशन एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे आंसर हो गया इस तरीके इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, रुक के देखिए, आंसर दे दिया कीजिए क्वेश्चन को, वहां पे जहां पे भी आ जाए क्वेश्चन पोज करके पहले खुद का आंसर देके उसके बाद में आगे चलना है। तो इसका आंसर बी हो गया, ओके, इसका आंसर डी हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता होगा 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। जी हाँ, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, जब से क्या होने वाला था, वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुई थी, मतलब बीच में पड़ जा रहा है लगभग, वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुई थी और वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था पर लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा था, तो बड़ी बड़ी फसलें जो होती वो सड़ रही थी। तो एक तो ये रीजन था, ठीक है ना। दूसरा क्या था, इसको पोज करके पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आते ही वहां पे देखते उसको पोज कर दिया कीजिए, ठीक है। सेकंड क्या था, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूएसए, इतना ज्यादा क्रेडिट दे दिया गया था लोगों को कि लोगों के पास पैसे की भरमार थी, ठीक है ना। तो लेकिन उसको रिटर्न भी करने वाली बात आनी थी, फिर रिटर्न किसी ने उसको किया नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे बन गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बहुत ज्यादा। मार्केट में पैसा दे दिया गया पर लेकिन रिटर्न नहीं आया था उतना उस लेवल पे। और फ्रजाइल इकोनॉमी थी, वर्ल्ड वार खत्म अभी हुई थी, कुछ ही दिन हो गए थे वहां से, 10-12 साल। तो ये भी कंडीशन इसीलिए बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी इसका। तो डी आंसर है इसका ग्रेट डिप्रेशन वाले का। थोड़ा सा पॉइंट को भी जाके थोड़ा विकीपीडिया में डाल के एक बार पढ़ लीजिएगा कि ग्रेट डिप्रेशन में और क्या क्या हुआ था, तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेजर और माइनर पोर्ट से रिलेटेड, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि किसके अकॉर्डिंग में इसको डिफाइन किया जाता है, तो फर्स्ट है जुरिडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेकंड है
वेदर दे आर लोकेटेड इन मेजर एंड द माइनर टाउन, द ट्रैफिक चार्ज, जितना ट्रैफिक आता है उसके बेस पे, डेस्टिनेशन बोथ द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल, तो किसके बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है? तो पोज करके आंसर दीजिएगा। आंसर है इसका ये, जुरिडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। देखिए जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंटर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। पोर्ट एक्ट है जिसको बोलते हैं 1908 एक्ट, ठीक है ना, तो उसके एक्ट के तहत ये हैंडल किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी पोर्ट हैं। और फिर उसमें से मेजर पोर्ट के लिए अलग एक्ट है, तो मेजर पोर्ट अलग से हैंडल किए जाते हैं, और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो ये इसकी जुरिडिक्शन होती है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, यहाँ पे कितने मेजर पोर्ट है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी रहते हैं यहाँ पे 5-7-8-10 जितने भी रहते हैं, पर लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों के पास में कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल मुझे लगता है वीडियो में लगभग ना होने भी 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर सारे दोनों वीडियो के मिला लिए जाए। तो इनके सबके आंसर किया कीजिए, तो आपकी आधे से ज्यादा प्रैक्टिस तो यहीं पे हो जाएगी यार, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसमें आगे भी क्या दे रखा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसको पोर्ट का आंसर दीजिएगा कौन कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन है ब्यूरो, ये वाला क्वेश्चन है इको मार्क से रिलेटेड है। तो इको मार्क स्कीम है क्या, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मेकिंग डेंसली फॉरेस्ट रीजन विद जीपीएस फॉर बेटर स्पेस मॉनिटरिंग, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। सेकंड क्या है, क्रिएटिंग इको सेंसिटिव एरिया अराउंड द बायोस्फीयर, ऐसा भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये है, ठीक है ना, तो इसका आंसर है डी। तो ये आखिर है क्या? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है, और किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, प्रोडक्ट की वजह से कंफर्म किया जाता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट है तो वो इन्वायरमेंट के हिसाब से है, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाने वाला हो। तो उस तरीके का स्टैंडर्ड किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, उसको बोलते हैं इको मार्क। तो इस स्कीम को इको मार्क स्कीम बोलते हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए अब मॉर्निंग का आंसर देख लेते हैं। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे थी? ये थी पोटला। कहाँ पे थी? ये लिहासा तिब्बत में थी, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाया था। तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे थी? तवांग सिटी, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। फर्स्ट जो है ये है जो कि लिहासा में थी, ठीक है ना, पोटाला। तो इसके अलावा क्या था, एक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब मैंने पूछा था कि पायलट प्रोजेक्ट किस किस स्टेट में चलाया गया था, किस किस एरिया में। तो पुडुचेरी में था, विशाखापट्टनम में था, उदयपुर में था राजस्थान में, जैसलमेर में था, ठीक है ना, जैसलमेर में नहीं, जमशेदपुर में, जब जैसलमेर कहाँ से याद आ गया, चंडीगढ़ में था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे हो गया। और देखिए 2010 में क्या किया गया था, पेट्रोल को किया गया था, और 2014 में किसको किया गया था, डीरेगुलेट। डीरेगुलेट का मतलब होता है, किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि डीरेगुलेट क्या होता है। डीरेगुलेट का मतलब होता है कि इसको अब गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी क्या प्राइस होना है और क्या नहीं होना है। डीरेगुलेट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगा। अब मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें आदमी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको बोलते हैं डीरेगुलेशन, ठीक है। तो डीरेगुलेट कर दिया गया उसको। तो प्राइस इसको डीजल का यहाँ पे और इसका यहाँ पे। और देखिए तीनों ये हुए हैं, पहले चंपारण हुआ था ये 1917 में, ये हुआ था फिर अहमदाबाद 1918 में, और खेड़ा फिर 1918 में। तो तीनों के सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट डिस्कशन था। कंप्लीट डिस्कशन की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और देखिए आंसर दीजिएगा, और वीडियो लाइक आई तो पसंद कीजिएगा, लाइक तो कम से कम कर दिया कीजिए यार। अगर पसंद आ रही है, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दिया कीजिए। कम से कम इतना एक एक हल्का सा बटन दबाना होता है, उससे मुझे पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और मैं भी उससे कॉन्फिडेंस में रहता हूँ थोड़ा, ठीक है। और दूसरों को शेयर कीजिए यार, जितना कर सकते हैं दूसरों को पढ़ाइए, और जो अच्छी अच्छी बातें अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है वीडियो में, तो किसी को शेयर भी किया कीजिए। बस यही मेरे लिए आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है, अगर आप इसको जो भी बोले। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।